अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं यामीन जदून अपने चैनल साइंस टेक के साथ, और आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो A2 फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड लेक्चर है, और इसमें हम बात करेंगे कि एक वायर से दूर, करंट कैरिंग वायर से दूर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर दो करंट कैरिंग वायर्स होंगी और उनको एक दूसरे के करीब रखा जाएगा तो उनके बीच में फोर्स जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। वो फोर्स क्या अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, और करंट की डायरेक्शन से कैसे डिपेंड करेगी। तो अगर आपको इन दो चीजों में मसला है तो आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। देखिए, अगर आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, ये उसका टॉप व्यू है, और क्रॉस का मतलब है करंट जो है वो इनटू द पेज है जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन, और करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो आपके पास, उसकी वैल्यू जो है वो आई है, और करंट की डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज है। तो अगर हमें किसी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी हो तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये करंट की डायरेक्शन है, और ये हमने पिछली डिस्कशन में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अराउंड करंट कैरिंग वायर वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, और राइट हैंड ग्रिप रूल से हम इसको फाइंड करते हैं कि थंब की डायरेक्शन करंट में हो तो जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो मुझे देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करती है। अगर मैं वायर से दूर जाता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आज का हमारा गोल है। देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जितना आप एक वायर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि जितना आप एक वायर से दूर जाएंगे, इस पॉइंट ए पे अगर मैं बात करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कुछ और होगी, और अगर यहाँ दूर जाके देखूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे कुछ और होगी और कम होगी। आम सी बात। दूसरी बात, अगर मैं करंट डिपेंडेंसी देखूंगा तो करंट को बढ़ाऊंगा वायर में से तो इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर मैं करंट आई को इंक्रीज करूंगा। ये भी आम समझने की बात है कि करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट ओवर हेयर, और जितना आप करंट की वैल्यू को ज्यादा कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उस पॉइंट पे इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस आर पे है वो क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये जो बातें ऊपर मैंने दोनों बताई आपको, ये उसके अकॉर्डिंगली बात लिखी है कि करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और डिस्टेंस आर को जितना दूर करते जाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप पूछ रहे होंगे कि जी ये म्यू नॉट क्या है। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जो इस मीडियम पे डिपेंड करता है जो वायर के अराउंड है। तो म्यू नॉट इस केस में अगर कोई और मीडियम नहीं है, आपके पास फ्री स्पेस है या सिर्फ एयर है, अदर देन दिस कोई और मीडियम नहीं है, तो म्यू नॉट बेसिकली क्या होता है, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर कोई और, या एयर, और अगर कोई और मीडियम होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। और म्यू नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या है, ये एग्जाम में आपको दी गई होगी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर म्यू नॉट की वैल्यू देखी जाए फ्री स्पेस के लिए, इसको सब्जेक्ट बनाएं तो, और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 4 पाई
times 10 to the power -7 एंड दिस इज फॉर फ्री स्पेस। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, अगर आप देखें यहाँ से म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाएं तो दैट इज 2 पाई r टाइम b डिवाइडेड बाय i। तो इसकी यूनिट बनती है यहाँ पे टेस्ला, ठीक है, और ये r मीटर, सो मीटर टेस्ला पर एम्पेयर। ओके, सो ये यूनिट बनती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। सॉरी परमिएबिलिटी की यूनिट ये बनती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बात की थी परमिटिविटी की, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो हम बात करेंगे परमिएबिलिटी की, और ये आपको दिया गया होगा, इसलिए आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। और ये फार्मूला भी एग्जाम में जब क्वेश्चन में आता है तो दिया जाता है कि जी आपकी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब अगर आप ग्राफिकली देखें इस चीज को, जैसे हम पहले देखते आ रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जी हमने अगर ग्राफ देखना है आई के साथ बी का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी आई के साथ। शाबाश, यहाँ से देखें तो आई के साथ ये लीनियरली वेरी हो रही है, तो ये इस तरह स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट की बात करें, ग्रेडियंट क्या है, तो आप इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर ले, y इक्वल टू mx से, तो ग्रेडियंट ओवर हेयर विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ये ग्रेडियंट की वैल्यू होगी। दूसरी बात ये है जो आप सोच रहे होंगे कि जी आर के साथ इसकी कैसे वेरिएशन है, इस पे जरा आप खुद सोचिए कि आर के साथ इसकी वेरिएशन की बात अगर हमें करनी है तो वो कैसी होगी। तो देखें एफ बी, सॉरी दिस इज बी, दिस इज नॉट एफ, आई एम सॉरी, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देखें जैसे आर इंक्रीज होता जाएगा बी की वैल्यू कम होती जाएगी, और इस सूरत में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व होगी, और इस कर्व की वेरिएशन जो हम पहले से भी देखते आ रहे हैं इस तरह वेरी होगी। मतलब जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जब आर की वैल्यू 0 होगी तो बी की वैल्यू मतलब थ्योरेटिकली इन्फिनिट, तो इसलिए इसको हम यहाँ इस तरह पैरेलल लाइन शो करते हैं। और जब आर की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी तो बी फिर 0 होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे पैरेलल शो करते हैं, इन दोनों एक्सिस को टच नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, करंट इंस्टेड ऑफ अल्टरनेट डीसी करंट हमने अल्टरनेटिंग करंट दिया है, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर भी आप आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर करंट आपने अल्टरनेटिंग दिया है, तो अल्टरनेटिंग करंट को मैंने बताया था कि हम इस तरह शो करते हैं, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। सो अगर हमने देखा इसका ग्राफ तो ये इस तरह का था, दिस इज टाइम वर्सेस अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे इस टाइम तक अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन, ये आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड होता है, ये हाफ टाइम पीरियड। तो इस दौरान इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन एक सिम्प में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन एक होगी, और इस दौरान मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यहाँ करंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी डायरेक्ट वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, और उसका क्या होता जाएगा, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी इसी फॉर्मूले से। सो बी इज म्यू नॉट आई की जगह मैं ये डालूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और
इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगर मैं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे, वायर से किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो ये टाइम है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ये एक वायर है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। ये सोर्स है और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक डिस्टेंस आर पे मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू देखता जा रहा हूँ टाइम के साथ साथ कैसी वैल्यू। तो अब यहाँ पे फिक्स नहीं होगी इसकी वैल्यू, टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वो इस तरह चेंज होगी। अंडरस्टैंडेबल। जहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ये देख लें, जब करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ज्यादा वैल्यू होगी। करंट की वैल्यू कम होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। तो जब t जीरो पे हम बात कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू जीरो है, उस वक्त करंट जीरो है तो b भी जीरो। जैसे वक्त के साथ साथ करंट की वैल्यू बढ़ रही है, b की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जब करंट की वैल्यू जीरो है जिस पॉइंट पे, वहां b की वैल्यू जीरो है। तो इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन और वैल्यू पीरियोडिकली चेंज होती जाएगी और पीरियोडिक जो टाइम पीरियड होगा रेपिटेशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में वो वही होगा जो करंट का टाइम पीरियड है। तो आप देख लें इस दौरान जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो बदल गई है, ठीक है। तो जब आई पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी वैल्यू पॉजिटिव, जब आई नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की भी वैल्यू नेगेटिव। तो मैंने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक पॉइंट पे अवे फ्रॉम करंट कैरिंग वायर कैसे वेरी होती है, और करंट कैरिंग वायर में अगर करंट कांस्टेंट होगा, डीसी करंट होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू उस पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। अगर आप पॉइंट चेंज करोगे, दूर जाओगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट होगा तो फिर आपके पास बी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो पीरियोडिकली चेंज होती जाएगी। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि अगर आपके पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, अब अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक वायर ये है, दूसरी वायर ये है। लेट्स से इस वायर को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस वायर को मैं बी का नाम दे देता हूँ। करंट इन दोनों में जो है, इसका I1 है, इसका करंट I2 है। अब देखिए जो वायर बी है वो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड ए का है वो इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है वायर बी जो है वो दैट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वायर ए, सो वायर बी विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। Similarly, wire A is placed inside magnetic field of B, wire B, so that's why wire A will experience some force. हम देखना चाह रहे हैं कि वो फोर्स किस तरह की होती है और वो फोर्स क्या अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है और किस तरह। चलते हैं जी इस डिस्कशन पर। लेट्स से ये आपके पास एक वायर है, इस डायग्राम को जरा देखिए, और इसमें ये वायर है और करंट जो है दैट इज वायर ए में करंट इनटू द पेज है, बोर्ड है, इनटू द पेज जो स्क्रीन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ये है जो आप राइट हैंड से देख सकते हैं। तो ये वायर बी यहाँ पे पड़ी हुई है इस पॉइंट पे, वायर बी में भी करंट इनटू द बोर्ड है, ठीक है। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है। अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें इस वायर ए की वजह से, तो वो इस तरह डाउनवर्ड होगी। मतलब इसी सर्कल को थोड़ा सा आप एक्सटेंड करते जाएं, यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। और करंट जो है वो इनटू द बोर्ड है, आई इनटू द पेज, और बी जो है वो ऐसे डाउनवर्ड। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये कौन सी फोर्स है जो वायर बी पे लग रही है ड्यू टू वायर ए। वायर बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जो वायर ए ने पैदा किया। तो वायर बी पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलाएंगे,
वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले पता चलाएंगे, डाउनवर्ड है इधर, तो करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये, तो वायर बी पे फोर्स जो लगेगी वो टूवर्ड्स वायर ए लगेगी। अब मैं बात करूंगा कि वायर ए पे फोर्स कैसे लगेगी। चलें इस चीज को हम देखते हैं कि जी ये मैंने थोड़ा सा मैग्निफाइड वर्जन बता दिया कि जी देखिए वायर बी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी ये डायरेक्शन होगी, और अगर ये वायर ए पे मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बी की वजह से है वो इधर इस तरह ऊपर होगा, जो आप देख सकते हैं। ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ये वायर बी की वजह से है। और करंट इनटू द पेज है, अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत फोर्स की डायरेक्शन निकालें वायर बी पे, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, तो वायर ए पे फोर्स इधर, वायर बी पे फोर्स जो है हमने देखी इसकी वजह से इधर, और ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रही हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, और फोर्स की वैल्यू जो है वो सेम होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर्स पे सेम होगी, जो हम बाद में नीचे वेरीफाई करेंगे कि वो फोर्स की वैल्यू कैसे सेम होती है। अब देख लें, अगर मेरे पास दो वायर्स हैं, वायर ए में करंट की डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज है, और ये वायर बी है जिसमें करंट जो है वो ये जो है वो आउट ऑफ द बोर्ड है। ठीक है, आउट ऑफ दिस पेज है, और ये सर्कल ब्लैक वाला सर्कल क्या शो कर रहा है, ये अगर आप वायर ए का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को शो किया है। तो इस पॉइंट पे जो वायर ए का मैग्नेटिक फील्ड है की डायरेक्शन है वो इधर नीचे, तो अगर आप फ्लेमिंग करंट जो है दैट इज करंट ओवर हेयर इज आउट ऑफ द बोर्ड, आई यहाँ पे आउट ऑफ द बोर्ड है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो वो ये होगी, और आप खुद ट्राई करके देखें कि फोर्स की डायरेक्शन ये कैसे आई। अपने लेफ्ट हैंड को की थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपस में परपेंडिकुलर रखें, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो मैंने बताया था कि जी तीनों चीजें क्या क्या शो करती हैं, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे हमने इस डिस्कशन में किया था कि जी ये आप देख लें कि आपकी ये फिंगर, मिडिल फिंगर जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, मिडिल फिंगर जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इसलिए इस डिस्कशन में अगर आप ये चीज लगाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे, इधर फोर्स इस डायरेक्शन में। और ये देखें करंट अगर इनटू करंट आउट है, बी बी वायर का करंट आउट है, तो बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है। ठीक है, ये एरो जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। सो इस पॉइंट पे वायर बी जहाँ पे पड़ी है, सॉरी वायर ए जहाँ पे पड़ी है, उधर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी जो है उसकी डायरेक्शन ये नीचे है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे, करंट जो है वो क्रॉस का मतलब है करंट जो है वो आपका इनटू बोर्ड, इनटू द पेज है, तो फोर्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत देखेंगे तो इधर लगे। सो दिस इज फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी, एफ इज फोर्स। ये फोर्स कहां से है, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो वायर बी की वजह से वायर ए पे लग रही है वो है। ये फोर्स तब तक है जब तक इस वायर में करंट है, अगर करंट नहीं होगा तो ये फोर्स, करंट नहीं होगा तो ये फोर्स खत्म हो जाएगी। और ये फोर्स कौन सी है, जो वायर बी पे वायर ए की वजह से लग रही है। तो आप देखें दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर करंट दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में है, इन जनरल अगर दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों वायर्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगी वो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर दोनों वायर्स में करंट की सेम डायरेक्शन है, तो हमने ऊपर बात कर ली थी कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि जी फोर्स जो
है, लेट्स से ये एक वायर है और इस वायर में करंट की वैल्यू जो है वो I1 है और ये दूसरी वायर है जिसमें करंट की वैल्यू I2 है और इन वायर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो D है। अब आप प्रीवियस डिस्कशन से देख सकते हो कि इस वायर पे, जो वायर बी पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं, इस वायर को मैं बी कह देता हूं और ये वायर ए है। वायर बी पे फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी जो वायर ए पैदा कर रही है। तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू वायर ए क्या होगी, दैट इज म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई डी। ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ वायर ए एट दिस पॉइंट। डिस्टेंस डी है, आई उसमें करंट जा रहा है और म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ओवर 2 पाई। और यहाँ पे फोर्स अगर निकालूं, फोर्स ऑन वायर बी, फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू वायर ए, तो मेरे पास ये फॉर्मूला होगा, फोर्स मेरे पास होती है BIL साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे हम पहले बात कर चुके कि जो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन होगी और करंट की डायरेक्शन इस पे वो 90 डिग्री होगी। आप देख सकते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जी जो वायर ए की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन वो आपस में 90 डिग्री है, इसलिए साइन ऑफ 90 जो है वो 1 होता है। तो फोर्स मेरे पास आ जाएगी, फोर्स ऑन वायर बी करूंगा तो क्या होगा, करंट इन वायर बी दैट इज I2 और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट पॉइंट एट वायर बी ड्यू टू वायर ए दैट इज म्यू नॉट I1 over 2 pi d, or that is L. L is the length of wire B inside the magnetic field region of wire A. Sin 90 is 1. So मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर देखनी हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या होगी, म्यू नॉट I1 I2 over 2 pi d. This is force per unit length on wire B due to wire A. अब हम बात करते हैं जी, अगर मैंने फोर्स निकालनी हो इस वायर ए पे फोर्स निकालनी हो ड्यू टू वायर बी, तो यहाँ पे देखें ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है जो वायर बी ने पैदा किया और इस वायर में करंट भी है, इसलिए ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, हम ऊपर कर चुके हैं। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी जो है वो म्यू नॉट I2 जो उसका करंट है ओवर 2 पाई डी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस वायर बी। और करंट अगर फोर्स की बात करूं, फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू वायर बी, तो क्या होगा, वही फार्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर हियर दैट इज म्यू नॉट I2 over 2 pi d times current in this wire that is I1 और साथ में L लेंथ ऑफ दिस वायर है, ये भी परपेंडिकुलर यहाँ पे। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम देखें तो ये बनेगी म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी। अगर आप देखें इन दोनों रिलेशनशिप को, इसको और इसको, तो दोनों वायर्स पे फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम लग रही है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ किस चीज पे डिपेंड कर रही है, अगर आप I1 की वैल्यू बढ़ा दें या I2 की वैल्यू बढ़ा दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। या दूसरी चीज, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस डी के। अगर दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस डी को इंक्रीज कर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो चाहे जिस वायर का भी करंट इंक्रीज करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम होगी और वो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर्स की जो है वो क्या होगी, इस सूरत में अट्रैक्टिव फोर्स होगी जैसे हम ऊपर कर चुके हैं। और ये चाहे एक वायर में करंट कम है दूसरी में ज्यादा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर पे सेम ही होगी, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन हम देख चुके,
और फोर्स पर यूनिट लेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है हमने देख लिया। तो इस पूरी डिस्कशन को अगर क्विकली समराइज किया जाए तो हमने देखा जी कि एक वायर से, करंट कैरिंग वायर से दूर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो हमने देखा म्यू नॉट आई ओवर 2πr। और ये हमने देखा कि जी इस पूरे सर्कल पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस आर सेम है, इसलिए यहाँ 2π का फैक्टर 2π तब आता है जब आप सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखते हैं। तो बेसिकली इस पूरे सर्कल पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सेम होगी, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। फिर हमने इसका ग्राफिकल देखा कि जी ग्राफिकल वेरिएशन विद आई विद आर, ये हमने देखा। फिर हमने देखा फोर्स बिटवीन टू वायर्स, करंट कैरिंग वायर्स किस उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलाते हैं, और वो कब फोर्सेस अट्रैक्टिव होंगी, कब रिपल्सिव होंगी, ये हमने डिटेल में देखा। उसके बाद हमने देखा कि जी बिटवीन टू वायर्स अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी हो ईच वायर पे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ, आप समझते हो कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को फायदा हो। थैंक यू सो मच।